तो हाँ भाई टाबरों, कैसे हो सारे। देखो उम्मीद करो एकदम सभी ऊर्जावान, चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त मस्त होंगे और सभी की तैयारी बड़ी ज़बरदस्त चल रही होगी। आज देखो मैं हूँ इस वीडियो के अंदर एक अलग ही एक अलग ही लेवल पे बैटिंग करने वाला हूँ, यानी एक अलग ही उत्साह के साथ आप लोगों के साथ जुड़ने वाला हूँ। क्योंकि जो क्लास 12 हमारी फिजिक्स है, इसके सभी चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी अपने बन सकते हैं, उन सभी की मैंने देखो बड़े विस्तार से आप लोगों के साथ चर्चा करी है। और इसी क्रम में आज आपको देखो मैं लास्ट चैप्टर ही पढ़ाऊंगा। अपन सीधा 14th चैप्टर के ऊपर आते हैं और जो हमारा 14 चैप्टर है 14th, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं मैंने उन सभी को देखो तैयार किया है। साथ में एक पीछे एक क्वेश्चन और भी है। इन क्वेश्चन की देखो आज अपन करेंगे डिटेल से चर्चा। अब देखो आप सभी की तैयारी, आपने पूरे साल जो कुछ भी पढ़ा उस सभी का जो निचोड़ है वो 20 तारीख को निकलने वाला है। 20 तारीख को आपका जो एग्जाम होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी उसके अंदर अपने झंडे, अपने जो परचम उसको बुलंद रखते हुए अपने झंडे गाड़ेंगे और ऐसा गाड़ना ही है भाई। ठीक है, हम देखो आज स्टार्ट करते हैं बिना आपका जो समय ज़्यादा व्यतीत किए ज़्यादा जाएगी। हमारा जो पहला प्रश्न सुनना मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल को परिभाषित करते हुए नेज और अपद्रव्य अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट करो। कितना आसान सा मैंने देखो प्रश्न बनाया आपके लिए, और ये केवल मैंने नहीं बनाया, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो भाई किसे कहेंगे वर्जित ऊर्जा अंतराल? तो हम कहते हैं भाई दुनिया के जितने भी ठोस होते हैं ना, उन ठोसों के अंदर दो प्रकार के बैंड पाए जाते हैं। एक तो नीचे वाला बैंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आपके वैलेंस बैंड, वैलेंस का मतलब संयोजी बैंड, और इसके थोड़ा सा ऊपर एक बैंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीबी यानी कंडक्शन बैंड। हिंदी में मैं देखो आपको बता दूं, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, हिंदी में बता दो। वीबी का मतलब होता है वैलेंस बैंड यानी संयोजी बैंड। प्रत्येक पदार्थ होता है उसके अंदर जो परमाणु है, तो परमाणु के बहितम कोश के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, है ना। अब देखो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस बैंड के अंदर रहते हैं। अब इनके बीच में थोड़ी सी जगह है, लेकिन जगह के बाद में एक और आपको बैंड दिखाई देता है जिसको हम लोग बोलते हैं चालन बैंड। अगर कोई वस्तु चालक है या अगर कोई पदार्थ चालक है तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त होकर इस कंडक्शन बैंड के अंदर पहुंच जाते हैं। जितने ज़्यादा कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे वो पदार्थ उतना ही अच्छा चालक होता है। अब सुनना, हमसे पूछा वर्जित ऊर्जा अंतराल, तो हम कहते हैं कि पदार्थों में संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य ऊर्जा का एक अंतराल पाया जाता है। देखो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। इसको हम लोग डेल ईजी से भी दर्शाते हैं। देखो ये जो आपको वर्जित ऊर्जा अंतराल इनके बीच में दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग डेल ईजी से दर्शाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल या फोरबिडेड एनर्जी गैप। बड़ी सिंपल सी बात थी, कहीं क्वेश्चन का कोई समस्या है नहीं। फिर आपसे इसी प्रश्न में पूछा नेज और अपद्रव्य अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कर दो। कितनी शानदार सी बात होगी। सुनना, ऐसे अर्धचालक जो पूर्णतः शुद्ध होते हैं उन्हें नेज अर्धचालक कहते हैं। नेज अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए उनमें अशुद्धियों का कुछ मिश्रण मिलाया जाता है। इस घटना को हम लोग मादन कहते हैं और इस प्रकार जो बने आपके पदार्थ हैं इनको हम लोग बोलते हैं अपद्रव्य अर्धचालक। बड़ी सिंपल सी बात थी, कहीं कोई शंका कहीं कोई समस्या रहनी ही नहीं चाहिए। और अगर कोई शंका समस्या रहती हो भाई नीचे कमेंट के अंदर मुझे बताओ ना, निवारण करने के तो मैं बैठा ही हूँ। अगला प्रश्न आपका, अर्धचालक युक्ति को बढ़ाने के लिए सिलिकॉन की तुलना में जर्मेनियम को अधिक वरीयता दी जाती है, क्यों? सुनना, अगर अपन को कोई अर्धचालक डिवाइस बनानी है तो एक तो सिलिकॉन होता है, एक होता है जर्मेनियम। हम किसको ज़्यादा वरीयता देंगे? तो मैं कहता हूं कि वरीयता के क्रम अगर अपन से पूछे तो अपन देंगे जर्मेनियम को ज़्यादा वरीयता। कारण सुनना, ये वर्जित ऊर्जा अंतराल है, ये जितना ज़्यादा होगा ना इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचना, उतनी ज़्यादा ऊर्जा अपन को देनी पड़ेगी। और अगर ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ेगी इसका मतलब अपन बहुत कम ऊर्जा अगर देते हैं तो कुछ ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच पाएंगे, यानी उनकी चालकता भी कम होगी। अब अपन को बनाना देखो अर्धचालक, सिलिकॉन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान जो है बहुत ज़्यादा होता है। किसकी तुलना में? इस जर्मेनियम की तुलना में। मैं देखो ये तो मैंने बात की है कि किसको अपन वरीयता देते हैं। अगर मैं आपसे बात करता ना डेल ईजी की, डेल ईजी किसके लिए? अगर हम बात करते हैं सिलिकॉन के लिए, तो सिलिकॉन के लिए जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है ना, इसका मान जो आपके जर्मेनियम के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल इसका ज़्यादा होता है। अब देखो इसके लिए अगर मान जाता है तो डेफिनेट सी बात है कि कम इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे सेम ऊर्जा देने पर, जबकि आपके जर्मेनियम के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे तो जर्मेनियम ज़्यादा अच्छा चालक होगा। तो आपको सीधा इतना से ध्यान रखना है कि सिलिकॉन की तुलना में जर्मेनियम को वरीयता दी जाती है, क्योंकि जर्मेनियम के लिए जो आपके फोरबिडेड एनर्जी गैप है ना, वर्जित ऊर्जा अंतराल, इसका मान कम होता है। आगे चलो, डोपिंग क्या है सभी जानते हैं। नेज अर्धचालकों की चालकता बढ़ाए जाने के लिए उनके अंदर कुछ अशुद्धियाँ मिलाई जाती है, इस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। सिंपल सी बात है, कहीं कोई समस्या नहीं है। आगे देखना मेरे प्यारे साथियों, आपसे पूछ रहा है कि पीएन संधि क्या है, इसके निर्माण को समझाओ। कितने मतलब सिंपल से क्वेश्चन है, और बच्चे कई बार ये कहते हैं ना कि सर हम पास हो जाएंगे क्या? मुझे मतलब यूँ जी करता है कि उसका यूँ जट पकड़ के उसको बिठा दूँ। हालांकि मेरी जट उड़ चुकी है तो जट का नाम लेना मुझे शोभा नहीं देता, लेकिन फिर भी अपन लोग हमारे प्रश्न को देखो समझते हैं। ये मान लो हमारे पास कोई एक अर्धचालक का एकल क्रिस्टल, मैं कह रहा हूँ कि इसके आधे भाग के अंदर अपन ने देखो लगभग इतने भाग के अंदर इसके पी प्रकार की अशुद्धि मिला दी, बचे हुए आधे भाग के अंदर हमने मान लो एन प्रकार की इसके अंदर अशुद्धि मिला दी। अब सुनना मेरे प्यारे साथियों, किसी अर्धचालक के एकल क्रिस्टल में
P और N प्रकार की अशुद्धियों के मध्य संधि तल को ही पीएन संधि कहते हैं। कितनी आसान सी बात थी। जो कुछ हमने यहाँ पे देख रखा है उसी कुछ शब्दों के अंदर मैंने देखो पिरोया है। आई हैवेंट डिस्कवर्ड एनी न्यू वर्ड्स। जो कुछ यहाँ पे मुझे दिखाई दिया उन सभी वर्ड्स को मैंने देखो संयोजित करते हुए एक परिभाषा का रूप दिया और वो आप सबके सामने मैंने रखी। बहुत आसान है पास होना। इसी प्रश्न में देखो आपसे पूछा इसके निर्माण की प्रक्रिया को समझाओ। तो देखो अपन क्या कहेंगे कि जब किसी नए जड़ चालक या एकल क्रिस्टल के एक और P प्रकार की अशुद्धि और दूसरी ओर N प्रकार की अशुद्धि को मिलाया जाता है तो इस प्रकार P व N दो अलग अलग प्रभाग बन जाते हैं जिनको मिलाने वाले संपर्क तल को ही पीएन संधि कहते हैं। इस प्रकार से पीएन संधि बनती है। निर्माण की प्रक्रिया होगी। कितना सिंपल था। आगे देखना सॉरी उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक की तुलना में अधिक श्रेष्ठ होता है। देखो ये मैंने प्रश्न जब मैं बना रहा था उस समय दे दिया, लेकिन आज मुझे क्लास में बच्चों ने बताया कि जो आपके ट्रांजिस्टर टॉपिक है वो अपने सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, मुझे ध्यान नहीं था इतने टाइम तक तो मैं अनभिज्ञ था। तो ये जो प्रश्न है ये आपको हटाना है। मैंने इस प्रश्न को इसलिए पढ़ा है ताकि ये पेपर के अंदर जब आपके पास प्रश्न आए और आपको कि सर ये तो आपने कराया नहीं, तो आपको यहाँ बता दूँ ये प्रश्न जो आपके सिलेबस से हट चुका है इस बार, तो ये नहीं आएगा। फिर अपन बात करें कि आपके निम्नलिखित डायोड के प्रतीक चिन्ह बनाओ और उन्हें कौन से अभिनति में जोड़ा जाता है ये आपको बताना है। देखो पहली चीज मैंने आपसे पूछी एलईडी। ध्यान रखना एलईडी की फुल फॉर्म जो है ना वो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्या होता है एलईडी फुल फॉर्म? तो मैं कहूँगा लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। वो क्या है इस एलईडी फुल फॉर्म में। तो रिमेंबर दिस थिंग व्हाट इज एलईडी, द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। ठीक है, सिंपल सी बात। अब देखो एलईडी का प्रतीक चिन्ह आपको जरूर ध्यान होना चाहिए। कैसे बनाएंगे एलईडी? देखो ये तो होता है अपने नॉर्मल डायोड का प्रतीक चिन्ह। आप क्या करना बस इस प्रकार से किया और चूंकि एलईडी से देखो लाइट बाहर क्यों निकलती है तो यूँ बाहर की ओर तीर जाते हुए तीर जो है वो बना देना। अब इसका देखो ये तो होता है पी प्रभाग, ये होता है इसका एन प्रभाग। पी प्रभाग को मैं पॉजिटिव से जोड़ूंगा बैटरी के और एन प्रभाग को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ूंगा। इसका मतलब जो आपके एलईडी है उसको परिपथ में हम अग्रवाइस के अंदर जोड़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी यही है जो आपको ध्यान में रखनी है कि एलईडी जो है ना इसको परिपथ में अग्रवाइस में जोड़ा जाता है। इसका कई उपयोग भी है। एक वर्णीय प्रकाश उत्पन्न करने में इनकी जो आयु है वो अधिक होती है, अतः जो आपके टीवी स्क्रीन्स होती है वो बनाने में, जो आपके एलईडी ट्यूबलाइट्स होती है, बल्ब होते हैं वो बनाने के अंदर इसका अपन उपयोग करते हैं। अगला देखो आपसे पूछा है फोटो डायोड। किसको कहेंगे फोटो डायोड? बस इसका जो उल्टा काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं फोटो डायोड। तो देखो फोटो डायोड का प्रतीक भी ठीक ऐसे हो जाएगा, ये एक डायोड का निशान। ठीक है, अब करना क्या है कि इसके ऊपर अपन प्रकाश आपतित करवाते हैं। एलईडी से तो हमें प्रकाश बाहर की ओर प्राप्त हो रहा था, इस कंडीशन के अंदर हम लोग इसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। तो देखना जब हम प्रकाश डालते हैं तब इसकी चालकता बढ़ जाती है। अब सुनना एक बात, ये इसका देखो पी प्रभाग, पी प्रभाग को तो मैं जोड़ूंगा बैटरी के नेगेटिव से और इसके एन प्रभाग को जोड़ूंगा बैटरी के पॉजिटिव से। इसकी तुलना में उल्टा है। हमने कहा था कि हम एलईडी को अग्रवाइस में जोड़ते हैं, जबकि मैं आपसे कहूँगा कि जो हमारा फोटो डायोड है ना इसको हम लोग पश्चवाइस में जोड़ते हैं। इंपॉर्टेंट बात है ना। बढ़ते हैं आगे। फिर मैं देखो यदि आपसे पूछूँ तीसरी चीज़ अपने पूछे जेनर डायोड। किसको कहेंगे? देखो जेनर डायोड, ये आपके पास देखो साधारण कोई डायोड है, ये इसका प्रतीक चिन्ह हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो इसका प्रतीक है ना इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे, या तो इसको ऐसे कर दो या कई जने इसको ऐसे भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये किया और इस पर समाकलन के जैसा निशान बना देते हैं ना, थोड़ा सा छोटा, इतना बड़ा भी नहीं, ये समाकलन के जैसा एक ही बात है दोनों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनना इसके लिए भी देखो ये इसका पी प्रभाग है, इसको जोड़ूंगा बैटरी के नेगेटिव से, इसके एन प्रभाग को जोड़ूंगा बैटरी के पॉजिटिव से, यानी इसको भी पश्चवाइस में जोड़ते हैं अपन। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जो जेनर डायोड है ना ये आपके वोल्टता नियामक, वोल्टता नियंत्रक और वोल्टता स्थायीकरण का काम करता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसका प्रयोग अगर अपन देखें तो सोलर सेल के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, फायर अलार्म बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। जो आपके मोबाइल फ़ोन होता है ना उस मोबाइल फ़ोन के आप लोग देखते हो कई बार आप अंधेरे में जाते हो तो ब्राइटनेस कम हो जाती है, जब आप धूप में जाते हो तो उसकी ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो वहाँ पर भी वो जो सेंसर LDR अपन काम में लेते हैं ना वो यही फोटो डायोड होता है ना, इसी के ऊपर बेस्ड होता है वो। आगे बढ़े अपन। अगला हमारा प्रश्न है अर्ध तरंग दृष्टकारी और पूर्ण तरंग दृष्टकारी के अंदर मुख्य चार अंतरा को बताना है। तो भाई सिंपल सी बात है, अर्ध तरंग दृष्टकारी प्रत्यावर्ती धारा की आधी तरंग को काम में लेता है, पूर्ण तरंग दृष्टकारी पूर्ण तरंग को काम में ले लेता है। अर्ध तरंग दृष्टकारी जो होता है मेरे प्यारे साथियों वह क्या करता है, आपके जो आउटपुट है उसके अंदर एक दिशा के अंदर आपको आधी तरंग को प्रदान करता है। एक तो ये बात तो देखो अपन वैसे तो पहले वाले के साथ इसको ओवरलैप कर ही सकते हैं। इसके अंदर हम लोग और भी क्या डिफरेंस बता सकते हैं कि जो आपका अर्ध तरंग दृष्टकारी होता है इसके अंदर हम लोग एक सिंगल डायोड का प्रयोग करते हैं, जबकि जो आपका पूर्ण तरंग दृष्टकारी होता है ना उसके अंदर हम लोग 2 डायोड का प्रयोग करते हैं। ये बात है अपन को नॉर्मल चाहिए जो पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर अपन बात करें, अगला हमारा प्रश्न है ट्रांजिस्टर का प्रयोग दोलित्र के रूप में किस प्रकार करता है। देखो ये प्रश्न भी कट चुका, क्यों? इस पर ट्रांजिस्टर पूरा कट गया तो आपके ये भी प्रश्न नहीं आएगा। अगला देखना है प्यारे साथियों, अगला आपसे प्रश्न पूछा एंड नॉर तथा नांड गेट के प्रतीक चिन्ह और सत्यमान सारणी बताओ। देखो ये कितना आसान सा प्रश्न है। आपसे पूछा है देखो सबसे पहले एंड गेट। देखो एंड गेट में लास्ट में डी आता है तो बस डी जैसा उसका प्रतीक होता है।
ये आपका है एंड गेट। ये ए बी इसके दो इनपुट टर्मिनल है और ये इसका वाई आउटपुट टर्मिनल हो गया। एंड गेट आपसे पूछा था, देखो ये है एंड गेट, एंड के अंदर लास्ट में डी आता है तो बिल्कुल डी के जैसे निशानों को बनाना, एंड गेट हो गया। फिर मैं बात करूँ आपसे नांड गेट की, तो देखो नांड गेट के अंदर भी देखो NAND एंड और नोट गेट का मिश्रण है। तो देखो एंड गेट तो अपन ने ये बना दिया, अब इसके ऊपर मैंने नोट और लगा दिया, सॉरी इसके दो इनपुट टर्मिनल है, ये लो, ये क्या बन गया आपका नांड गेट। ऐसे आपसे देखो इसमें एक तीसरा गेट और पूछा था, नोर गेट। देखो नोर गेट क्या, ओर गेट और नोट गेट का मिश्रण है। ओर गेट का निशान होता है ऐसा, ये तो है आपका ओर गेट। अब ओर गेट का एक आउटपुट होता है, उसके ऊपर अपन ने नोट गेट और लगा दिया, तो ये क्या बन गया आपका नोट गेट बन गया। अब सत्यमान सारणी बनानी देखो बहुत ही आसान सी, ये मैं आपको एक की बताऊंगा, बाकी सबके आपको देखो देख लेने खुद ब खुद। मैं देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ इनपुट, इधर लिखता हूँ मैं आउटपुट, ठीक है। अपन जब बात करते हैं इनपुट की, तो इनपुट के अंदर हम लोग देखो दो इनपुट करवाते हैं इसके अंदर, ए और बी। आउटपुट के अंदर अपन को मिलता है वाई, ठीक है। अब देखो अपन यहाँ पे बात करेंगे इस वाले गेट के लिए। यहाँ पे देखना एंड गेट जो होता है उसकी संक्रिया आपको पता होनी चाहिए। एंड गेट की जो संक्रिया होती है वो ये होती है ए, और यहाँ पे है ना, तो ए डॉट बी ये वाई के बराबर आएगी, तो वाई बराबर ए डॉट बी आप इसको लिख सकते हो इसके लिए। और जो आपका ओर गेट होता है, ओर गेट के लिए देखो संक्रिया होती है वाई बराबर ए और बी। इस प्लस के निशान को अपन लोग और पढ़ते हैं। और जो आपका ये दो एंड लिखा है इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसके लिए होती है ए एंड बी। और जो नोट गेट होता है प्यारे साथियों, नोट गेट के लिए ये संक्रिया होती है, जो भी आपने इनपुट दिया, चाहे वो ए दिया तो ए का बार कर देना, चाहे एक्स दिया तो एक्स का बार कर देना, एक ही बात है। अब इसके लिए देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे जो इनपुट है वो 0 0 देता हूँ दोनों पे, यहाँ पे मैंने इनपुट 0 दिया, यहाँ पे भी इनपुट 0 दिया, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, देखो इसके कारण जो इसकी संक्रिया वो तो ये रही, 0 गुणा 0 क्या बनेगा, 0 बनेगा, तो आउटपुट मुझे मिलेगा 0। इसकी जगह तो मैं क्या लिख दूंगा, ए डॉट बी लिख दूंगा वाई बराबर, ये लो। फिर मैं अगर इनपुट 1 देता हूँ, इसको 0 रखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, सिंपल सी बात है भाई, 1 गुणा 0 0 बनेगा, तो आउटपुट मुझे 0 मिलेगा। ऐसे ही देखो 0 और 1 रखता हूँ तो आउटपुट मुझे 0 मिलेगा। लेकिन अगर मैं 1 और 1 रखता हूँ मेरे प्यारे साथियों, तो 1 गुणा 1 क्या बनेगा, 1 बनेगा, वो मुझे आउटपुट में मिलेगा। तो ये देखो क्या होगी, एंड गेट की आपके सत्यमान सारणी होगी, जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कहीं क्वेश्चन का कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अब देखना आगे आपसे मैं बात करूँ, डायोड को अग्र बायस और पश्च बायस में जोड़ने पर अवक्षय परत पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी डायोड को अग्र बायस में जोड़ोगे ना, तो अग्र बायस में जोड़ने पे क्या होगा, जो उसकी पीएन संधि है ना उसकी चौड़ाई घटेगी। क्यों, क्योंकि जो अल्पसंख्यक आवेशवाहक है ना वो तो अपनी जगह रहेंगे, लेकिन जो आपके बहुसंख्यक आवेशवाहक है ना वो संधि क्षेत्र को पार करेंगे। तो जब बहुसंख्यक आवेशवाहक संधि क्षेत्र को पार करेंगे ना, तो क्या होगा, संधि की जो चौड़ाई है ना उसके मान में कमी आएगी, इसकी चौड़ाई के अंदर कमी आएगी। अब अगर देखो संधि क्षेत्र की चौड़ाई में कमी आ रही है, इसका मतलब डायोड की चालकता में वृद्धि होगी, सिंपल सी बात है। फिर यदि मैं देखो आपसे बात करूं कि अगर अपन पश्च बायस के अंदर आपके डायोड को जोड़ दें, तो हम कहते हैं भाई जब डायोड को पश्च बायस में अपन जोड़ेंगे ना, तो अल्पसंख्यक आवेशवाहक संधि क्षेत्र को पार करेंगे। और जब अल्पसंख्यक आवेशवाहक संधि क्षेत्र को पार करने लगे ना, तो इसका मतलब आपके अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ेगी। और अगर उसकी चौड़ाई बढ़ रही है तो सिंपल सी बात है कि डायोड की जो चालकता उसके अंदर कमी आएगी, जो धारा है उसका मान घटेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि पश्च बायस में डायोड जो धारा का चलन न के बराबर करता है, माइक्रो एम्पियर कोटि की धारा अपन को प्राप्त होती है। लेकिन यदि मैं यही बात करता आपसे अग्र बायस की, तो अग्र बायस के अंदर आपको मिली एम्पियर कोटि की धारा प्राप्त होती है। फिर देखना मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा है, धारा लाभ और वोल्टा लाभ से क्या आशय है। तो देखो मैं फिर से बता दूं, धारा लाभ वोल्टा लाभ दोनों ट्रांजिस्टर से संबंधित है, अल्फा बीटा भी संबंधित ट्रांजिस्टर से संबंधित है। तो वो चूंकि दोनों ही कट चुके तो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, तो इस प्रश्न को हम लोग स्किप करेंगे। देखना अगला हमारा प्रश्न है कि आपसे जेनर भंजन और एवलांच भंजन को समझाना है, इनमें अंतर पूछा एक तरह से, आप ये मान लो। देखो जेनर भंजन किसको कहेंगे, कि जब हम किसी डायोड को पश्च बायस में जोड़ते हैं, तो पश्च बायस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, अल्पसंख्यक आवेशवाहक संधि क्षेत्र को पार करना चाहेंगे। अब ऐसी स्थिति में देखो आपको पता है कि धारा का मान पहले तो बहुत कम होता है, फिर एकाएक बढ़ जाता है। तो एकाएक बढ़ता तो होता क्या है कि जो संधि क्षेत्र के आपके कुछ होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन और होल्स जो कि संयोजित हुए रहते हैं, तो वो क्या है, इतनी ऊर्जा उनको मिल जाती है उनके बंदों को, वो कि वो वहाँ से वो बंद तोड़कर निकल जाते हैं। तो जैसे वो वहाँ से बंद तोड़कर निकलेंगे तो आपको धारा का मान एकाएक बढ़ावा मिलेगा। इस घटना को हम लोग बोलते हैं जेनर भंजन, सिंपल सी बात है। यदि हम बात करते हैं एवलांच भंजन, तो इसके अंदर क्या करना है आपको, देखो तोड़ना तो उन्हीं बंदों को है, लेकिन इस बार बंदों को तोड़ने के लिए अपन विद्युत क्षेत्र को कहाँ मिलेंगे। तो मैं कहता हूँ यदि हम किसी डायोड को या अर्धचालक डायोड को प्रबल विद्युत क्षेत्र के अंदर रख देंगे, तो देखो प्रबल विद्युत क्षेत्र के अंदर रखने से क्या होगा कि वो संधि क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन उनके ऊपर इस विद्युत क्षेत्र के कारण प्रबल भयंकर बल लगेगा, या बल आप कह सकते हो कि उस एक तरह से ऊर्जा उनको महसूस होगी। तो वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना संधि क्षेत्र के, उनको उस ऊर्जा की प्राप्ति होने के बाद इतनी ऊर्जा वो प्राप्त कर लेंगे कि वो संधि क्षेत्र के जो बंद है ना उनको तोड़कर बाहर निकल जाएंगे। और जब उनको तोड़कर निकलेंगे तो भी आपको परिपथ के अंदर एक जो है धारा के मान में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। तो ये है आपका एवलांच भंजन। तो सिंपल सी बात थी, दो अपन ने बातें करी हैं।
ठीक है। फिर आपसे पूछा देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के लिए, तो भाई छोड़ देना, अपने सिलेबस में नहीं है। फिर आपसे देखो पूछा है प्रवर्धक क्या होता है, ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक को समझाओ, ये भी कट चुका क्योंकि ट्रांजिस्टर कट गया, सिंपल सी बात है। फिर आपसे पूछा देखो दिष्टकारी किसे कहते हैं, सिंपल सी बात, वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए काम है उसे दिष्टकारी कहते हैं, ठीक है। हमने अर्धतरंग दिष्टकारी पूर्णतरंग दिष्टकारी को अभी थोड़ी देर पहले ऊपर देखा है, तो इसमें कहीं क्वेश्चन का कहीं को समस्या आपको आएगी नहीं। और फिर आपसे ये पूछा है लास्ट में देखो इस तरह के आपको चित्र बना के दे रखे हैं, तो सेम इसी प्रकार से जैसे अपन ने इसके लिए और सत्यमान सारणी बनाई है, ठीक इसी प्रकार से आपको सबके लिए सत्यमान सारणी बनानी है और बिल्कुल सिंपली ये आप कर सकते हो। तो ये था हमारे आज की वीडियो में। तो लगभग जो हमारा सिलेबस है ना वो हमने कर लिया है। अब आप सभी को देखो ध्यान रखना है कि जज की बढ़िया से तैयारी करनी है, और जिस दिन आपका एग्जाम हो जाए तो प्लीज़ आप में से यदि कोई बच्चा मुझे आपका जो पेपर है उसकी पीडीएफ अगर बना के भेज सके तो बहुत ही बढ़िया, और अगर पीडीएफ नहीं बनाओ आप ऐसे मेरे को पेपर भेजना चाहो तो प्लीज़ मुझे पेपर भेजना, ताकि आपका एग्जाम होते आपके एग्जाम का टोटल जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी करा सकूँ। आप भेजोगे मुझे कैसे, वो आपको देखो बता देता हूँ। आप टेलीग्राम ओपन करना, टेलीग्राम पर जब आप सर्च करोगे ना, जो आपको सर्च का आइकन होता है वहाँ पर आप लोग सर्च करना इंस्टा गुरुजी चैट, इंस्टा गुरुजी स्पेस दे लेना, कोई दिक्कत नहीं बीच में, चैट। वैसे बिना स्पेस के लिख दोगे ना तो आपको जल्दी मिल जाएगा, बाकी आप स्पेस दे के लिखोगे तो भी लिखा जाएगा, लेकिन आप बिना स्पेस के लिखना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इंस्टा गुरुजी चैट, देखो एक तो खाली आप इंस्टा गुरुजी सर्च करते हो तो मेरा चैनल आएगा, चैनल पब्लिक नहीं होता, ठीक है। वैसे चैनल पब्लिक है लेकिन उसके अंदर आप मुझे मैसेज नहीं भेज पाओगे, वो एक सिंगल पर्सन उसके अंदर भेज सकता है जो एडमिन होता है उसका। लेकिन यहाँ पे देखो आप क्या कर सकते हो कि मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, अपना डायरेक्ट आपसी कॉन्वर्सेशन होगा यहाँ पे। तो आप में से अगर कोई भी मुझे पेपर भेजना चाहे ना तो आपका एग्जाम तुरंत होते ही देखो फटाफट, अगर जितना जल्दी आप भेजो उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि जल्दी से अपन सोल्यूशन उसका करा सके। तो आप मुझे ये एग्जाम पेपर ना इस टेलीग्राम लिंक के ऊपर मुझे ज़रूर भेजना, बाकी मैं आपको हो सका संभव तो मुझे याद रहा तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको लिंक दे दूँगा, ठीक है। खत्म करते हैं आज की क्लास को।